हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 11th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, लेखन कला और शहरी जीवन। इसका कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। 4-5-6 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं और भी कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो लेखन कला का जो हम ये विकास वाला ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। डेवलप जो लास्ट जो कंप्लीट किया था टॉपिक, उसमें हमने देख लिया था कि किस तरह से लेखन कला का विकास होना शुरू हुआ था, किस तरह से उन्होंने जो टैबलेट्स पर लिखना शुरू किया था, टैबलेट्स पर कैसे उन्होंने जो आपकी कीलाकार जो लिपि थी वो किस तरह से उस पर उकेरना शुरू किया जाता, जैसे यूनिकॉर्न कहा जाता था, वो लिपि किस तरह से स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में हमने लास्ट में ये देखा था कि जो वहाँ जो पुरानी जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। जो कीलाकार थी वो तो एक लिपि थी, जैसे हमने इंडियंस में देखते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो तो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन देवनागरी क्या है, हमारी क्या वो लिपि है एक तरह से लिखने की। तो हमने ये भी देखा कि वहाँ की जो शुरुआत की जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। बाद में अकादियों का उन पर अधिकार हो गया था उस जगह पर, शहर पर, तो वहाँ धीरे धीरे वहाँ पर अकादियन लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारा हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके थे। तो जो आज हम कवर करेंगे टॉपिक वो है लेखन प्रणाली, कि वहाँ की जो लेखन प्रणाली थी, जो लिखने का तरीका था, या किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट अब आ तो गया कि किस तरह से उन्होंने जो वो प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, जो वर्ड वो बोल रहे थे, उनको क्या है वो आकृति में एक तरह से उकेर रहे थे, उन ध्वनियों को आकृतियों में उकेर रहे थे। अब वहाँ की जो लेखन प्रणाली है वो कैसी थी, आइए तो देखते हैं। तो जिस ध्वनि के लिए जो कीलाकार या कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेले व्यंजन या स्वर नहीं होती थी। देखो, जो मतलब वो विधि अपना रहे थे, मतलब जो लिखने का जो कह सकते हैं कि जो लिपि अपना रहे थे, उसमें जो कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता था अकेले। जैसे हम आज के टाइम में, मतलब जैसे ए ई आई ओ, जैसे हमारी ये स्वर हैं, फिर हमने जो बी सी डी, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। मतलब एक तरह से स्वर और व्यंजन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरह से, और हम किसी एक पर्टिकुलर उसको सिंबल कर रहे हैं। तो वहाँ इस तरह से नहीं होता था, वहाँ ग्रुप में होते थे। जैसे आप ले सकते हो, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कैट ले लो या गर्ल ले लो। तो इस तरह से मतलब एक जो कह सकते हैं कि जो वर्ण का जो वर्डों का जो समूह होता था, वो जो वहाँ के जो अक्षर थे, मतलब पूरे वो एक सिलेबस जैसे होते थे। मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका पुट ले लो या ला ले लो या इन ले लो। तो इस तरह से जो सिंबल होता था, वर्ड्स का, लेटर्स का जो ग्रुप होता था, वो किसी एक सिंबल को क्या है इंडिकेट करता था उस टाइम में। मतलब जब हम वहाँ की मेसोपोटामिया की जो लिपि पढ़ रहे हैं, उस लिपि के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे तो यहाँ अलग से स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो एक लेटर मतलब एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ मतलब एक जो कई अक्षरों का जो ग्रुप होता था, वर्णों का जो समूह होता था एक तरह से, वो क्या होता था कि वो किसी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये जो क्या था कि ध्वनि के लिए जो कीलाक्षर था या कीलाकार, जो कीलाक्षर मैंने आपको बताया था किस तरह से एक कील के नोक की तरह, जैसे आपने जो भी देखी, जितने भी देखो, यहाँ हम ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखो, हर जो उकेरी गई हैं आकृतियाँ या जो अक्षर उकेरे गए हैं, इस पर लिखे गए हैं, उनका जो तरीका है वो लिखने का इसी टाइप से है। अब इन्हीं में ही कोई शेप दे दी और तब उसको हम मतलब पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिंगल होता है, लेकिन अक्षर मतलब जो सिलेबस हैं वो होते थे उसमें, जैसे मतलब पुट हो गया, ला हो गया, इन हो गया। इस प्रकार जो मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे, लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते होंगे। अब आप सोचो कि मतलब जो वहाँ पर जो भी क्लर्क
क्लैरिकल जो स्टाफ होता था या जो भी लिपिक वगैरह होते थे, उनको कितने सिंबल याद रखने होते होंगे, क्योंकि हमने जब पट्टिकाओं के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि 5000 के बराबर मतलब सिंबल्स वगैरह उन्हें मिले। तो सोचो कि मतलब उसे कितना याद रखना पड़ता होगा, कितना फोकस्ड रहना पड़ता होगा, चीज़ों को पढ़ना सीखना पड़ता होगा, मतलब कितना ध्यान रखना पड़ता होगा। और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था कि मतलब जो गीली मिट्टी पर सूख ना जाए गीली मिट्टी, उससे पहले उसको उस पर क्या करना होता था, वो लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी कि जो लिखना कोई ऐसा नहीं कि बस आज के टाइम में हर कोई जैसे मैंने कह दिया और बस लिख लिया। जैसे आज के टाइम में मैं तो कुछ भी लिख सकती हूँ, आप भी कुछ लिख सकते हो, तो ये आज के जैसे चीज़ें नहीं थी, वहाँ हर कोई नहीं लिख सकता था। ये भी मतलब बहुत लोग जो इसमें माहिर होते थे वही लिखते थे, और बहुत कुशलता की या कह सकते हैं बहुत स्किल की ज़रूरत होती थी इसमें, क्योंकि इतनी सारे जो ग्रुप मतलब जो इतने लेटर्स का मतलब एक तरह से सिंबल्स याद रखना ये बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि 5000 तो अभी हमने पढ़े थे कि इतने तो मिले हैं, उनमें जो पट्टिकाएँ जो हमें मिली उनमें इतने टाइप के हमें जो सिंबल्स मिले हैं। अब सोचो कितने हज़ारों उन्हें याद रखने पड़ते होंगे। इसके लिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। मतलब जो देखो कौशल ये तो है, उसमें स्किल्स हैं कि वो मतलब उसको लिखना कितनी नीड हो, मतलब कितनी कुशलता की नीड होती थी, आवश्यकता होती थी, और लिखने का काम जो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। इस प्रकार जो किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। देखो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी मतलब जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो हमारी ध्वनियाँ हैं, वो उनको एक दृश्य में, क्योंकि वो एक पिक्चर से सिंबल कर रहे थे, और उनकी जो कीलाकार एक लिपि थी, जिस तरह से आज हम जो आप ये पढ़ रहे हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ रहे हो, ये देवनागरी लिपि है। ये हिंदी नहीं है, ये हिंदी नहीं है। हिंदी वो है जो मैं बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो क्या है, वो हिंदी है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो लिखावट है वो कौन सी है, आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो इसी तरह से जो उनकी लिपि थी उसमें सोचो उन्हें मतलब जो ध्वनियाँ थी उनको एक दृश्य के रूप में, मतलब एक पिक्चर के रूप में प्रस्तुत करना कितना महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता होगा, कि मतलब कितना इंटेलिजेंट रहा होगा बंदा जो इसको कर रहा होगा इस काम को, क्योंकि उसे कितने सिंबल्स याद रखने पड़ते होंगे। तो इस तरह से वहाँ का क्या था, एक तरह से जो लेखन प्रणाली इस टाइप की थी वहाँ की। अब आ जाते हैं साक्षरता, कि वहाँ का जो साक्षरता मतलब एक तरह से एजुकेशन कैसी थी वहाँ पे, किस तरह से मतलब लोग कितने एजुकेटेड थे, क्या थी। तो इससे मतलब एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, या आपकी बुक में है, आगे आएगी, उसको हम रीड भी कर लेंगे, लेकिन मैं पहले सुना देती हूँ जिससे कि आपको ये साक्षरता समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो एक राजा था, उर का एक राजा था, उसका नाम सॉरी एनमर्क करके ऐसे कुछ था, एनमर्कर करके कुछ ऐसा था। तो वो क्या था कि मतलब जो उसने अपना उर नगर का शासक था, उसने अपना एक जो राजदूत है, अब पहले तो राजदूत ही होते थे ना, आज के टाइम में सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो पहले राजदूत होते थे। उसने अपना एक राजदूत है, उसको एक शहर भेजा था। एक्चुअल में क्या था कि उसे एक मंदिर को डेकोरेट करवाना था, और उस मंदिर को डेकोरेट करवाने के लिए उसे कुछ चीज़ों की नीड थी। तो हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ पर मतलब जो एक तरह से ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, जैसे अच्छे स्टोन्स वगैरह नहीं मिलते थे, और एक पत्थर जो यूज़ हुआ था उस प्रतिमा में हमने देखा था लाजवर्ड कुछ ऐसे करके, वो भी नहीं था, तो वो भी बाहर से वो मंगाते थे, ट्रांसफर करते थे। तो उसने क्या किया कि मतलब अपना जो एक वो भेजा, जो जिस पास का एक था शहर, उसमें भेजा, और वहाँ कि वहाँ से जाके और ये सारी चीज़ें लेके आ। अब वो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम में आप बाई एरोप्लेन चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, तो ऐसा कुछ तो तब तो था नहीं। वो पैदल पैदल गया, मतलब कई पहाड़ क्रॉस किए होंगे, समुद्र क्रॉस किए होंगे, जो भी जिस हिसाब से वो गया, तो बहुत हाइट पे पहुंच गया, बल्कि इतनी हाइट पे पहुंच गया हो कि नीचे देखने वाले लोग तो उसे छोटे दिख रहे थे। तो वहाँ पहुंच गया बेचारा, थका हारा, मतलब इतना सारा। जब वो राजा के वहाँ पहुंचा, भूल गया कि उसके राजा ने संदेश क्या दिया, वही भूल गया वो कि उसके राजा ने किस काम से भेजा उसे, मतलब मिक्स हो गया उसका। ये तो पता था कि कुछ काम के लिए भेजा, और कुछ चीज़ें उसने मिक्सअप कर दिया, मतलब मैसेज है ना, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में मेन काम उसके लिए क्या काम भेजा था, मतलब क्या क्या राजा ने बोला था। फिर वो वापस आया अपने शहर,
फिर उसने राजा को बोला और फिर उसने दोबारा राजा से पूछा, फिर जाने लगा। तो इस तरह से उसकी कई यात्राएं हुई। तो राजा ने क्या सोचा कि भाई ये दोबारा जाएगा, फिर भूलेगा, फिर यही हाल रहेगा। तो उसने सोचा कि ये जो हमारी टैबलेट्स हैं ये किस दिन काम आएंगी। तो उन्होंने मतलब एक टैबलेट पे पूरा जो जो उसे चाहिए ज़रूरत की चीज़ें थी वो उस पर लिख दिया और उसने कहा कि आप लेके जाओ, राजा को दे देना वहाँ पे जो भी है। तो उसने वहाँ के राजा को दे दिया। वहाँ के जो राजा को दिया तो एक्चुअल में पहले तो वो बहुत हैरान हुआ था। अब हैरानी की बात ये है क्योंकि उस टाइम में जो ये लिखने की कला वगैरह ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि आसान नहीं मानी जाती थी। मतलब बहुत कम लोग ये चीज़ कर रहे थे। तो मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक सिक्योरिटी का काम था उस राजा के लिए कि जिसने ये लिखी थी। तो वो उस राजा को बड़ा वो सोच रहा था कि ये राजा कितना मतलब महान है जिसने ये इस तरह से मतलब कितनी नॉलेज होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा या ये से कितना ज्ञान होगा जिसने ये लिख के भेजा है। तो एक तरह से उसने मतलब उसको सोचा। तो इससे कई चीज़ें आप ये चीज़ अब आप देख पा रहे हो कि जो लिखने की कला सिर्फ मतलब हम चीज़ें स्टोर ही नहीं कर रहे, मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड, जैसे अब तक हम क्या कर रहे हैं, किसी का लेन देन है उसको रिकॉर्ड रख रहे थे, मतलब उसका हिसाब किताब के लिए उसको रख रहे थे और भी चीज़ों के लिए। तो अब हम क्या करें, एक संदेश के रूप में भी इन जो ये पट्टिकाएँ वगैरह हैं इनको यूज़ कर रहे हैं। अब वापस से आ जाते हैं कि वो साक्षरता क्या है, और ये स्टोरी और अच्छे से बेटर आप बुक में हम पढ़ लेंगे। बट हाँ, जैसी मुझे याद थी उसके अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया, ऐसे ही कुछ होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। तभी कहती हूँ हिस्ट्री जब भी पढ़ती हो ना, इसमें स्टोरी वगैरह बड़े ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा करो, चैप्टर बड़े अच्छे से याद हो जाता है। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। मतलब ये जो काम है ना पढ़ने लिखने का, हर कोई नहीं कर सकता था कि मतलब हर कोई मतलब सिंबल बना लिया, हर किसी ने जो आपकी जो वो बना दी, टैबलेट्स बना दी, पट्टिकाएं जो बना दी। ना केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि कहीं अधिक पेचीदा थी। मतलब ये ज़रूर मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो जो उनकी संख्या थी वो सिर्फ चिन्हों जो प्रतीक चिन्ह या उनकी जो भी चिन्ह यूज़ कर रहे थे, सिंबल्स वो यूज़ कर रहे थे, वो सैकड़ों में संख्याएं नहीं थी बल्कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी, पेचीदा होती थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तियां अवलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। मतलब यहाँ तक कि अगर राजा भी वो पढ़ लिख सकता था, राजा को भी ये बात पता थी, मतलब आता था, तो वो ज़रूर जो अभिलेख वगैरह लिखे होते थे उनमें इन तथ्यों का उल्लेख ज़रूर करवाता था कि उसको पढ़ना लिखना आता है, अवश्य किया जाए। मतलब वो ये चाहता था, मतलब वो कहा जाता था कि अगर उसे आ रहा है तो वो उसके बारे में मेंशन करे। अधिकतर जो लिखावट है बोलने के तरीके को दर्शाती थी कि जो वहाँ जिस टाइम में जो लिपि यूज़ हो रही थी या लिखावट यूज़ हो रही थी वो उसके बोलने के तरीकों को क्या है दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी कि मतलब जो कोई अधिकारी होता था, मतलब वहाँ पे जैसे राजा के दरबार में अधिकारियाँ वगैरह होते होंगे, तो एक अधिकारी द्वारा जो राजा को एक लिखा गया जो राजा को पत्र था उसको पढ़कर सुनाता है, और इसलिए उसकी जो शुरुआत है इस तरह से की जाती थी। ये हम देखेंगे कि किस तरह से की जाती थी। मेरे अमुक मालिक, मतलब जो भी राजा जो होता था उसका नाम बोल दिया। अमुक यहाँ मतलब आप जो भी राजा मान लो, जैसे जो भी विक्रमादित्य या कुछ भी आप मतलब नाम लगा लो, अमुक की जगह कोई भी नाम लगा लो, खुद का ही नाम रख लो। मालिक को उनका अमुक मतलब जो भेज रहा है उसका सेवक का निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया, कि आपने जो मुझे काम दिया है उसको मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ये एक संदेश वाहक है, वो राजा को लिख रहा है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया था। देखो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो एक पोएम में के फॉर्म में यहाँ दे रखी है, मतलब मैंने कहा था ना लिखा हुआ, तो ये अब लास्ट में मतलब वो जो सेवक था जो भेजा गया उसने लिखा था कि मेरे मालिक जो आपने मुझे काम दिया था वो मैंने जो सौंपा था वो मैंने अब क्या है पूरा कर दिया। ये एक पौराणिक मतलब पुरानी, तो किसी पुरानी कविता पे आधारित है। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखना, बड़े बूढ़े लोग उन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर क्या करें, चर्चा करें।
पिता इन्हें अपने पुत्र के लिए बराबर दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा घुले रहे। मतलब ये जो उन्होंने जो सृष्टि के बारे में लिखे गए कुछ पौराणिक काव्य के अंत में लिखे गए थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े बूढ़े लोग हैं इनको मतलब छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान लोगों इस पर चर्चा करें, अपने पुत्र को दोहराएं, पिताएं, इस तरह से मतलब पोएम लिखी गई थी। अब था लेखन का प्रयोग, कि जो लेखन का प्रयोग किस तरह से किया था। एक तरह से एक मिनट यही वाला टॉपिक। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। ये अब वही स्टोरी आ जाती है कि जो शहरी जीवन था, व्यापार के लिए जो लेन देन या कला के बीच के जो संबंध थे उसका हम कैसे पता कर रहे हैं। तो उरुक एक शहर था, उसका एक शासक था प्राचीन, मतलब जो शुरुआत का राजा रहा होगा सबसे प्राचीन, एनमरकर करके, उसके बारे में लिखा गया एक सुमेरियन महाकाव्य है, उससे पता चलता है। तो मेसोपोटामिया में जो परंपरागत कथाओं के अनुसार क्या था, उरुक का एक अत्यंत सुंदर शहर था। मतलब जो अब क्या है, स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपकी कि जो मेसोपोटामिया था उसकी जो परंपरागत जो मतलब प्राचीन जो कथाएं उनके आधार पर ही हम बता रहे हैं कि उसमें वर्णन था, एक शहर था बहुत सुंदर जिसका नाम था उरुक, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था, और मतलब उसको केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था उस शहर को। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमार के साथ जोड़ा जाता है कि जो सुमेरियन ने पहला व्यापारिक घटना हुई थी सुमेर में, वो सबसे पहले एनमार्कर के टाइम पे हुई थी। अब वो घटना वही है जो मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो इस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था कोई नहीं जानता था, कि मतलब उस टाइम में जो बिजनेस है क्या है उसको कोई नहीं जानता था। मतलब ये कहना चाह रहे कि जो मेसोपोटामिया में बिजनेस शुरू हुआ था या व्यापार जो शुरू हुआ था, वो शुरुआत एनमार्कर करके जो सबसे प्राचीन राजा था उसने स्टार्ट किया था। उससे पहले लोग जानते ही नहीं थे कि व्यापार होता क्या है। एनमरकर ने अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए, मैंने ये जो स्टोरी सुनाई वही है, लाजवर्द और अन्य जो बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगवाना चाहता था। मतलब वो अपने शहर का जो मंदिर होता था, मैंने आपको शुरुआत में जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी वगैरह हम पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने बताया था कि इसके मंदिरों का बताओ महत्वपूर्ण योगदान रहा जाएगा इसमें, क्योंकि मंदिर जो है मतलब बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने जो मंदिर हैं उनको डेकोरेट करने के लिए कुछ जो बहुमूल्य चीज़ें, रत्न आभूषण वगैरह ये मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। मैंने बताया था ना कि एक शहर भेजा था, तो उस शहर का नाम क्या था, अरट्टा था। तो वहाँ के शासक के पास अपना एक दूत भेजा उसने। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। भाई राजा ने जो आदेश दिया उसका तो पालन होगा, पक्का होगा। उसने आदेश का पालन किया, वो तो चल दिया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। भैया आज के टाइम में अब हमारे पास कंपास वगैरह तो है नहीं है कि हम डायरेक्शन देख लें कि इधर उत्तर दिशा है, इधर जो नॉर्थ दिशा है, इधर साउथ है, ऐसे कुछ तो था नहीं। तो पहले के लोग आप देखोगे कि वो जो तारों से इनसे ही मतलब दिशाएं या जो डायरेक्शन है या टाइम पीरियड इसको आप पता कर पाते थे। जैसे आप अपने पुराने लोगों से मतलब जब दादा परदादा से बात करो, देखो जब आप पूछते हो ना, जैसे आप उनसे पूछोगे कि किसी से मतलब जैसे आप पूछोगे टाइम कितना हुआ है, आप घड़ी में देखोगे वो है ना धूप देख के बता देते कि हाँ इस टाइम क्या टाइम रहा होगा। तो पहले यही आइडिया होते थे। तो वो दिन में मतलब जो दिशाएं हैं वो चांद तारों की रोशनी उनसे सूचित होते हुए कि भाई किधर मतलब कौन सा तारा है, उसमें कौन सी उत्तर दिशा होगी या किस तरह से। तो इनमें और दिन में सूरज की उस रोशनी के मार्ग पर वो आगे बढ़ता रहा, चलता रहा पैदल पैदल। अब आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि भाई एरोप्लेन था राजा के पास और बस बिठा दिया और भेज दिया और चला गया। नहीं, एरोप्लेन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ा था बेचारे को। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। भाई अब रास्ता था, अब रास्ता तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन एरिया, बस प्लेन उड़ गया आपका या ट्रेन चल गई बस ट्रैक पे या फिर रोड पे आप चल दिए।
भाई रास्ते में पहाड़ भी आए, मैदान भी आए, तो सबको ऊंचा नीचा लांघता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा, यही चलता रहा उसके साथ। तो जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले, जब वो मतलब एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे पहुंचा तो वहां एक खड़ा होके देख रहा था, एक शहर था सूसा। सूसा नगर को उसने खड़े होके वहां से देखा तो उसने देखा वहां के लोग जो हैं छोटे छोटे चूहे जैसे लिख रहे हैं उसको, मतलब इतनी हाइट पर वो पहुंच चुका था। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह चूहों की तरह जो नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया ऊपर से, मतलब उनके 5 पर्वतमालाएं, अब मतलब उनके उसके रास्ते में 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं, मतलब कभी 6 आ रही हैं, कभी 5 आ रही हैं, कभी 7 आ रही हैं, ऐसी पर्वतमालाएं वो पार करता चला गया। दूत अट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। भाई पहुंच तो गया लेकिन वो चांदी और जो लाजवर्द लाना था वो नहीं ला पाया, और उसे बारंबार लंबी यात्रा के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। मतलब वो जाता वापस लौट के आता, जाता वापस लौट के आता। भाई क्यों जा रहा था और क्यों वापस लौट के आ रहा था? तो एक्चुअल में वो रास्ते में इतना थक जा रहा था आने जाने में। हाँ जी बच्चों, तो वो जो बार बार जो वहां से रास्ते से वापस मतलब जो जा रहा था वो वापस खाली हाथ लौट के आ रहा था। मतलब उसे जाता तो था मतलब वो चीजें लेने के लिए, लेकिन वो लेके नहीं आ पा रहा था, लौट आता था। रीजन क्या था कि वहां पर जो भी उसे बोला जा रहा था वो भूल जा रहा था, मतलब इतना थक जा रहा था कि उसे समझ में ही नहीं आता, जो मैसेज जो था उसका मिक्सअप कर रहा था वो। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा कि मतलब वो क्या करता रहा। अब उससे कुछ बन तो नहीं पा रहा था, मतलब वो सही से मैसेज जो है मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा था। तो वो क्या कर रहा था कि जो चांदी प्राप्त करने के लिए मतलब अपनी बात को कह नहीं पा रहा था, मतलब मैसेज ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा, या फिर हो सकता है उसको समझा नहीं पा रहा जिस तरह से वो राजा कह सकता था उस बात को। तो वो क्या करता है कि उसको रुक के जो राजा है उसको अपने राजा की तरफ से वो धमकियां और आश्वासन देता रहा कि मतलब उन्हें नीड है या जो भी है। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। अंत में जो दूत था वो इतना थक गया यात्राएं कर करके कि वो चकरा गया और उसका हो गया दिमाग खराब, और उसने अपनी बात कह ही नहीं पाया ठीक तरह से। उसने एनवर्कर जो है अब उसको संदेश को घोल मोल कर दिया, मतलब जो भी उसका संदेश था उसका क्या कर दिया उसने, पूरे का घोल मोल कर दिया, मिक्सअप कर दिया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसने सब गड़बड़ कर दी। अब राजा जो एनमर्क थे, एनमर्क ने अपने हाथों से चिकनी की एक मिट्टी की पट्टिका बनाई, जो हम जिसे टैबलेट कह रहे हैं। तो राजा ने अपने हाथों से एक पट्टिका बनाई और उसमें उसने जो कुछ शब्द लिखे थे, और उन शब्दों जो उन दिनों जो मिट्टी पर शब्द लिखने का जो रिवाज था, जब लिखी गई जो पट्टिका है वो दूत ने अरट्टा के जो शासक है उसके हाथों में दी। तो उसने उसकी जांच की और उच्चारित शब्द जो कील यानी कीलाकार शब्द थे उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। त्योरियां मतलब हैरान हो गया, मतलब जो पट्टिका उसने अब क्या किया, जब वो थक हार गया वो दूत और उसने उसके मैसेज का भी घोल मोल कर दिया, तो उसने वापस से अपने राजा के पास एनमरकर के पास जाके बोला कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ हो चुकी है और मैं नहीं समझा पा रही हूँ उसको, ना ही वो मुझे दे रहा है, ना वो मुझे चांदी दे रहा है, ना मुझे लाजवर दे रहा है, मैं क्या करूँ। राजा ने कहा कि रुक ठहर मैं कुछ करता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक पट्टिका बनाई, जो टैबलेट बनाई मिट्टी की, अपने हाथों से ही उस पर शब्द उकेरे। देखो हमने एक बात देखी थी कि जो टैबलेट्स थी उसमें गीली टैबलेट पे ही शब्द उकेरे जाते थे। तो उसने उस पे मतलब शब्द लिखे, और जैसे ही उसने जो वो राजा के हाथों से लिखे हुए शब्दों की जो पट्टिका है अरट्टा के जो शासक को दी, तो सबसे पहले उसने जांच पड़ताल की, मतलब उसको पढ़ने के लिए जो कीलाकार शब्द है उनकी पहचान करी, क्योंकि कीलाकार लिपि चल रही थी उस टाइम में, तो इतना तो आसपास के राजाओं को पता होगा, बट हाँ इतने अच्छे से नहीं आती होंगी, मतलब इतना लिखना वगैरह ये सारा कुछ। तो देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई कि भाई यहाँ के राजा को इतना विद्वान है कि उसे पढ़ना लिखना सब आता है। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाई, उसने ध्यान से उसको देखा, पट्टिका पे नजर गड़ाई।
इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, कि मतलब ये जो घटना है इसको शाब्दिक रूप से हम सत्य नहीं मान सकते, नहीं मानना चाहिए, मतलब ये तो एक स्टोरी है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। लेकिन हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब हालांकि इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस चीज़ से कि जो मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार जो है सबसे पहले जो व्यापार है वो राजा ने ही शुरू किया था। मतलब ये लेन देन या लिखने की व्यवस्था है, जो राइटिंग जो आई थी वो राजा ने स्टार्ट करी थी, और बिजनेस भी जो है या व्यापार भी जो है वो राजा ने स्टार्ट किया था। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही। मतलब ये जो हमने जो कहानी पढ़ी है या यह काव्य जो है वो हमें ये बताता है कि जो लेखन कार्य है वो हमें मतलब सूचना तो इकट्ठी कर ही रहा है, लेकिन सूचनाओं को संदेश भेजने का भी तो काम कर रहा है। जैसे वो राजा ने संदेश भेजा था वो पट्टिका पे लिख के, साथ ही उसे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता का भी झलक मिलती है, कि फिर वो साथ में अपनी कल्चर भी तो दिखा रहा है दूसरी जगह जाके कि भाई देखो हम कितने अच्छे से मतलब पट्टिकाओं पे लिख सकते हैं, तो उनकी जो उत्कृष्टता है उसकी भी झलक क्या है दिखा रहा है वो। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। ये इसके बाद जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा। जो अगला टॉपिक है वो हमारा है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे कि जो शहरीकरण है वो दक्षिण मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। तो आप कहोगे कि मैडम दक्षिण क्यों? जब देखो शुरुआत में जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको जब रिवर्स का दजला फरात के बारे में बताया था कि जो इधर आप देखोगे डेजर्ट था, लेकिन फिर भी जो नदियों के द्वारा जो भी उनके द्वारा वेस्टेज बहा कर ले जाया जा रहा था, डेल्टा वहाँ पे बिछाया जा रहा था, उस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ देखोगे कि आपके जो बस्तियां हैं मतलब विकसित बस्तियां वहीं पे स्टार्ट हुई थी। तो वहीं से हम ये शहरीकरण की चीज़ें देखेंगे, किस तरह से मंदिर इम्पोर्टेंट होते थे, राजाएं किस तरह से मतलब मंदिरों से कनेक्टेड थे, फिर वो मंदिर धीरे धीरे ये शहरीकरण की किस तरफ कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे और ये टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरी जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।